ओके, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। ये लेक्चर नंबर 49 है। 47, 48 और 46 जो 3 लेक्चर थे कॉलम से रिलेटेड ये डिस्कस हो चुका है। ये यूलर्स फार्मूला का लिमिटेशन है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में 2 चीज़ आ सकता है, क्वेश्चन में 2 चीज़ दे सकता है कि आपको पूछेगा कि एजप्शंस कौन कौन से होंगे। एजप्शंस इन यूलर्स फार्मूला, ओके, और लिमिटेशन ऑफ यूलर फार्मूला, ओके। तो एजप्शन एंड लिमिटेशन, अगर आपने किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते वक्त आपने कुछ चीज़ एज्यूम किया कि ये चीज़ ऐसा होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जो आप किसी चीज़ को ये कह रहे हो कि ये चीज़ मतलब अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, उसमें प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो, है ना। हो सकता है ये प्रॉपर्टी ना हो, ये आपने एज्यूम कर लिया कि आपका जो कॉलम है वो स्ट्रेट होगा, बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता है स्ट्रेट ना हो सकता है दूसरे शेप का हो, दूसरे तरह का हो। तो वो क्या होगा, जो एजप्शंस होते हैं वो इटसेल्फ क्या होता है, लिमिटेशन होता है उस पर्टिकुलर थ्योरी का, पर्टिकुलर फार्मूले का, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों में से कोई भी चीज़ पूछे तो आप एक ही चीज़ लिखोगे, है ना। मान लो आपसे पूछ दिया लिमिटेशंस ऑफ यूलर फार्मूला, तो आप क्या करोगे, जो द मटेरियल रिमेन्स लीनियर इलास्टिक अप टू फेल्योर इज एज्यूम्ड इन यूलर फार्मूला दैट इज लिमिटेशन इटसेल्फ, ओके। क्योंकि मटेरियल जो है हमेशा लीनियरली इलास्टिक नहीं होगा फेल्योर तक, कुछ और कंडीशन भी हो सकता है। इनस्टेबिलिटी कोलैप्स का कंडीशन फेल्योर का बोलते हैं, फेल्योर को हम क्या बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी कोलैप्स का कंडीशन है। तो लीनियरली नहीं होगा, है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। यूलर जो थे, यूलर साहब ने क्या किया, एज्यूम किया इस पॉइंट को, तो यही पॉइंट क्या होगा, उनके थ्योरी का क्या होगा, लिमिटेशन हो जाएगा, ओके। मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब उन्होंने कहा कि मटेरियल जो होगा वो होमोजेनियस होगा एंड आइसोट्रोपिक होगा, तो ये दोनों कंडीशन भी क्या होगा, आपका लिमिटेशन में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि कॉलम ज्योमेट्री जो है वो आइडियल है, दैट इज आइडियली स्ट्रेट होगा विदाउट एनी लोकल किंक्स और बेंड्स। बट ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम साइट पे जाएं तो साइट पे सारे चीज़ आइडियल कंडीशन में नहीं मिलेंगे। तो यूलर साहब ने तो क्या किया, आइडियल कंडीशन एज्यूम करके उन्होंने इसे डिराइव तो कर दिया, बट ये क्या होगा, इसका लिमिटेशन होगा। लोड इज सेंट्रली अप्लाइड दैट इज देयर इज नो इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ये कॉलम है आपका, मान लीजिए बड़ा बना रहे ताकि आप लोग को दिखे। अगर ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल लाइन है इस कॉलम का, तो ये कह रहे हैं कि लोड जो होगा वो यहीं पे लगेगा, है ना। यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, है ना। इसके सेंटर से कुछ हट के लग रहा है तो इसेंट्रिसिटी हो गया। तो इन्होंने ये भी कह दिया, बट ये ज़रूरी तो है नहीं कि आप जब भी लोड लगेगा आपके बीम से, अगर कोई भी लोड आएगा कॉलम पे, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपका सेंटर पे ही लगे, है ना। तो इसेंट्रिसिटी हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, इनका लिमिटेशन में आ गया, ठीक है। तो एजप्शंस एंड लिमिटेशन दोनों एक साथ आप कवर कर सकते हो। अब देखिए, अभी यूलर थ्योरी में हम फार्मूला देख चुके थे, तो यूलर लोड देख चुके थे, तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए क्या होता है। द मैक्सिमम लोड दैट अ कॉलम कैन बियर जस्ट एट द पॉइंट ऑफ इलास्टिक इनस्टेबिलिटी और कोलैप्स, दैट इज इलास्टिक इनस्टेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ था, और कोलैप्स के कंडीशन में जो जितना मैक्सिमम लोड होगा वही क्या होगा, आपका यूलर्स का लोड होगा, और उसी को बोलेंगे क्रिपलिंग लोड और उसी को क्रिटिकल लोड, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, अभी हम लास्ट लेक्चर में बता चुके थे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुके थे कि रेशियो जो होता है एल इफेक्टिव बाई आर होता है, तो इक्वल टू क्यू एल बाई आर, ओके। यहाँ पे क्यू से जूम कर रहे थे, फैक्टर ले रहे थे, इक्विवेलेंट लेंथ का फैक्टर क्यू है, तो क्यू एल बाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ जिरेशन। On the basis of lambda, that is slenderness ratio, column may be divided into 3 categories. First one is short columns, second one is medium columns, और third one is long columns. अभी हम फर्स्ट 47th लेक्चर में, जब 47th लेक्चर हम पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखा था 30,
है ना, यहाँ पे 120, ओके। बट यहाँ पे क्या वेरी है, यहाँ पे आपको 60 से कम आपको क्या किया, शॉर्ट कॉलम ले लिया, और 100 से ज़्यादा वाले को लॉन्ग कॉलम ले लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, मीडियम कॉलम के लिए गैप बहुत कम दे दिया। वहाँ पे क्या था 30 to 120, है ना, गैप बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो कोई वो नहीं है कि ये गलत है और वो गलत है, ऐसा नहीं है। ये कोई ऑथर ये वाला कंडीशन यूज करता है, कोई ऑथर दूसरे वाले कंडीशन को, है ना। तो अगर एग्जाम में ये वाला कंडीशन हो, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में ये वाला कंडीशन दिया हो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों एक साथ नहीं देगा, है ना। देगा तो एक ऑप्शन अगर बोल देगा कि कौन सा कॉलम आपका शॉर्ट कॉलम है, तो L इफेक्टिव बाय R है, लेस देन 60 है, तो आप शॉर्ट कॉलम लगा सकते हो, है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ने पूछ दिया कि शॉर्ट कॉलम कौन सा है, तो ओवरऑल यूसी जिंदाल का जो बुक है उसमें दिया हुआ है आपका 30, है ना। बट आपका जो काजमी का बुक है उसमें 60 दिया हुआ है। तो आप लोग के जो रेफरेंस बुक है वो काजमी का है, तो आप लोग काजमी को फॉलो करना, दैट इज आप लोग 60 वैल्यू मतलब को फॉलो करना, ठीक है। आप जब भी सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको कॉलम डिसाइड करना है कौन सा कॉलम है। तो जब आप L इफेक्टिव बाय R निकालोगे तो लेस देन 60 आएगा, तो आप उसे शॉर्ट कॉलम बोलोगे। दैट इज जब यूलर फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको L इफेक्टिव बाय R निकालना है। L इफेक्टिव बाय R निकालने के बाद ग्रेटर देन 100 आ रहा है तो आप यूलर फार्मूला लगा सकते हो, नहीं तो बकलिंग लोड नहीं निकल सकता है यूलर फार्मूला से, फिर आप रैंकाइन फार्मूला लगाओगे, ठीक है। दिस आर्बिट्रेरी डिवीजन हेल्प्स अस टू चूज अ सुटेबल डिजाइन फार्मूला फॉर द कॉलम। तो ये जो पार्ट है ये आपको डिजाइन के लिए सुटेबल हो जाता है जब आप डिजाइन करते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑलरेडी हम लोग क्रिटिकल लोड का जो कंडीशन है वो यूलर फार्मूला का हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, 48 लेक्चर में, कि यहाँ पे आपका आया था लेमडा का टर्म था, यहाँ पे सिग्मा सी था, है ना, लेमडा स्क्वायर सिग्मा सी। जब हम वैलिडिटी देख रहे थे तो वही चीज़ यहाँ भी है कि सिग्मा सी आर ग्रेटर देन सिग्मा वाई, वहाँ पे एफ सी एज्यूम किया हुआ था, है ना, उस पैराग्राफ में। यहाँ पे देखिए सिग्मा सी आर माने हैं हम कि क्रिटिकल जो स्ट्रेस है आपका, क्रिटिकल स्ट्रेस यहाँ पे इल्ड स्ट्रेंथ आपका क्या है, सिग्मा वाई है ना। और तो ये वाला जो पार्ट है आपका सिग्मा सी आर ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, तो क्या होगा आपका कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाइड, है ना, डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो तो लेमडा कंडीशन था वैलिडिटी में, यहाँ पे आपका सिग्मा सी आर का कंडीशन है, ओके। तो ये कंडीशन देख सकते हो आप। अगर क्रिटिकल स्ट्रेस आपका कम है इल्ड स्ट्रेस से, तो फिर क्या हो सकता है, फेल्योर जो होगा आपका ड्यू टू बकलिंग होगा और आप यूलर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ओके। यूलर फार्मूला नॉट वैलिड फॉर मीडियम और शॉर्ट कॉलम, मीडियम और शॉर्ट कॉलम के लिए आप यूलर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यूलर फार्मूला हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, किसके लिए, सिर्फ शॉर्ट कॉलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर लॉन्ग कॉलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम के लिए कुछ फार्मूला होना चाहिए। तो रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट है ना, ओल्डर फार्मूला है। तो इसमें क्या देखिए ये फार्मूला है, आपको याद रखना है ये वाला फार्मूला। ऐसे आप जिंदाल वाले बुक देखोगे यूसी जिंदाल में, तो वहाँ पे शायद लिखा होगा सिग्मा आर इक्वल टू 1 बाय सिग्मा दैट इज सी लिखा होगा यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट वाला फार्मूला लिखा होगा 1 बाय सिग्मा यूलर लिखा होगा, दैट इज इसको नोटेशन होगा, नोटेशन अब क्या लिखा होगा, यू लिखा होगा, है ना, देख लेना जो भी चीज़ें, या सिग्मा यू लिखा होगा, ठीक है, यूलर। तो ये आपका वहाँ पे लिखा होगा फार्मूला, है ना। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे नोटेशन चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग है कि 1 बाय सिग्मा इक्वल टू 1 बाय सिग्मा सी प्लस 1 बाय सिग्मा बी। अब ये सब है क्या, सिग्मा सी जो है आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कॉज फेल्योर, यानी फेल्योर के लिए आपका कितना स्ट्रेस चाहिए, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना चाहिए, वो क्या हो गया सिग्मा सी, जो सिग्मा वाई के इक्वल हम लेते हैं, है ना। अगर इल्ड स्ट्रेस वाला फार्मूला है, अगर आपका डक्टाइल मटेरियल है तो इल्ड स्ट्रेंथ लोगे, और आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका ब्रिटल मटेरियल है तो आप सिग्मा यू लोगे, ओके। यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको लेना पड़ेगा। अब सिग्मा बी स्ट्रेस टू कॉज बकलिंग फेल्योर, बकलिंग फेल्योर के लिए आपका क्या है, यानी यूलर थ्योरी से आपका ये फार्मूला आएगा,
ठीक है। ये आपका P बाई ए आएगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा कि आपका ये कॉलम है और यहाँ पे P लग रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा D से भी डिनोट कहीं कहीं पे होगा, तो P बाई ए होगा। ठीक है। तो ये सॉल्व होने के बाद ये देखिए यहाँ पे अब एक ग्राफ है जिसमें यूलर फार्मूला और रैंकिन दोनों का ग्राफ शो किया हुआ है कि आपका सिग्मा सी होगा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है यहाँ पे, सॉरी जो आपका फाइनल वैल्यू है, ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो क्या होगा इक्वल टू 1 यहाँ पे लेंगे, सिग्मा सी इक्वल टू 1 लेंगे। अब इसका वेरिएशन है सिग्मा ए बाय सिग्मा वाई, है ना, ए कुछ वैल्यू होगा आपका, है ना। तो ये किस तरह से वेरी करता है, रैंकिन का फार्मूला और यूलर का फार्मूला किस तरह से वेरी करता है, ये कि कुछ वैल्यू तक एल इफेक्टिव बाय आर है, कुछ वैल्यू तक आपका सिग्मा सी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। बाकी इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू आपका चेंज होने लगेगा। अब कुछ वैल्यू कहाँ तक होगा मैं बता रही हूँ आप लोग को। ये जो वैल्यू है आपका मोर देन 80 मान सकते हो, 90 के करीब, यानी अप्रॉक्स वैल्यू है। यहाँ पे कोई भी फाइनल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर हम इसको डायग्राम बनाएं, यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाए अगर देखिए, तो ये आपका इस तरह से है, इस तरह से डायग्राम है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इधर आपका 80 है और इधर आपका 100 है ना। तो इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, है ना। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, यूलर का कर्व है, यानी यूलर का जो वेरिएशन है वो है, और ये आपका क्या है ना। यहाँ से जाके आगे जाके क्या है, एसिप्टोट हो जाता है ना। इधर आपका सिलेंडरनेस रेशियो है, इधर आपका सिग्मा बाय सिग्मा वाई, है ना, कोई वैल्यू होगा, ये आपका 1 है, ठीक है। दोनों सेम है यहाँ पे वैल्यू, ये सिग्मा सी है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है और ये ग्राफ है ना। अब इसको डिराइव करना होता है, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते इस वाले फार्मूला से, तो इसको डिराइव करना होता है। यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एट एल बाई आर दैट इज इफेक्टिव लेंथ। देखो यहाँ पे एल जो है ओरिजिनल लेंथ लिखा हुआ है, तो जितने भी डेरिवेशन है, जितने भी एनालिसिस है, वो हम दोनों तरफ पिंड लेके सॉल्व कर रहे हैं, यानी पिन जॉइंटेड है दोनों साइड, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू एल होता है। तो इसीलिए सब जगह आपको एल बाई आर मिलेगा, है ना। बाकी और सारे बुक में नहीं होगा, लेकिन काजिम वाले बुक में हर एक जगह एल लिखा हुआ है। दूसरे वाले बुक में आप देखोगे लेमडा इक्वल टू 0 लिख देगा। लेमडा इक्वल टू 0 होगा तो रैंकिन गॉर्डन कर्व जो है टेंजेंशियल टू सिग्मा सी, है ना, एंड टेंजेंशियल टू सिग्मा बी एट एल बाई आर टेंस टू इन्फिनिटिव। दैट इज अगर एल बाई आर और बढ़ते चला गया, यहाँ 280 है और बढ़ते चल गया, तो क्या हो गया, टेंजेंशियल हो जाएगा। ये एसिम्पटोट इसी को बोलते हैं कि ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे से एसिम्पटोट है, ठीक है। मैथमेटिक्स का टर्म है ये, एसिम्पटोट होता है, मैथ में था, है ना। आप लोग, आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको सॉल्व करने के बाद जो 1 बाई सिग्मा सी प्लस 1 बाई सिग्मा बी जो दिया हुआ था, उसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, है ना, एलसीएम लोग के नीचे वाले पार्ट का। तो ये सॉल्व होके आपका यहाँ आया, यहाँ से सिग्मा बी आपने कॉमन ऊपर से हटा के नीचे डिवाइड कर दिया, सिग्मा सी बाई सिग्मा बी, है ना। अब देखिए सिग्मा सी इक्वल टू हमने मान लिया कि सिग्मा वाई है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि इल्ड स्ट्रेंथ आपको कैसे पता चलेगा, इल्ड स्ट्रेंथ आप क्या करोगे, ये कॉलम उठाओगे, कॉलम, और जाके यूटीएम मशीन पे आप रखोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओगे कंक्रीट का, कंक्रीट मतलब क्यूब करोगे। क्यूब जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आरसीसी में पढ़े होगे कि क्यूब टेस्ट करते हैं, है ना। तो क्यूब पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओगे, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे, तो यहाँ से आपका सिग्मा सी का वैल्यू आएगा, है ना। तो सपोज करते हैं कि आपके पास स्टील है, स्टील का सरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिग्मा वाई हो जाएगा, दैट इज इल्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, है ना। तो जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले सब्जेक्ट में आपको स्टील का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, आरसीसी का नहीं आएगा क्वेश्चन इसमें, क्योंकि आरसीसी में कवर अप हो जाता है। तो ये स्टील का क्वेश्चन दे देता है कि स्टील का एक मेंबर है जिसपे आपका फोर्स लग रहा है, फिर आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू आपको ये वाला पार्ट आया सिग्मा वाई और 1 प्लस
अब सिग्मा सी की जगह सिग्मा वाई रखा और सिग्मा बी की जगह आप क्या रखोगे, सिग्मा बी आपका ये आपका नीचे है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इस लाइन में मिस्टेक हो गया, ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया। तो आपका ये जो है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्या है, सिग्मा वाई बाई 1 प्लस सिग्मा वाई आपका, क्योंकि सिग्मा भी नीचे था, यूलर्स का जो फार्मूला था, यूलर्स का जो वैल्यू लिखना है वो नीचे है, तो इसके नीचे है, सिग्मा सी के नीचे है, तो ये मिस्टेक हो गया है, बाई होगा सिग्मा वाई बाई, ओके, दैट इज़ आपका जो ये वैल्यू होगा सिग्मा वाई बाई पाई स्क्वायर ई आई बाई क्या होगा एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा आपका। तो वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा एल इफेक्टिव बाई आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को एज्यूम करते हैं, है ना। आप यूसी जिंदाल में देखोगे तो यहाँ पे कुछ, वहाँ पे कुछ और माना हुआ होगा, वहाँ पे कुछ और एज्यूम किया हुआ होगा, यहाँ पे कुछ और एज्यूम किया हुआ है ना। तो घबराना मत, वहाँ से देख लेना, थोड़ा सा देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। आई होप वहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है इस बुक में, तो प्रैक्टिस वहीं से कर पाओगे आप लोग, है ना। तो वहाँ पे डायरेक्ट ए वैल्यू माना है, इसको ए मान के और इसको कुछ नहीं माना है और सॉल्व कर दिया है ना। बट आप यहाँ पे क्या किया, इसको बी माना है और इसको ए माना है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू ए बाई 1 प्लस बी एल इफेक्टिव बाई आर का होल स्क्वायर, और एल इफेक्टिव बाई आर क्या होता है, लेमडा, तो लेमडा का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका ए और बी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट है, बट ए का डायमेंशन है। देखिए ए का जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस का डायमेंशन है, क्योंकि सिग्मा वाई है ए, तो ए का डायमेंशन है, बट बी का डायमेंशन नहीं है, बी क्या है आपका नॉन डायमेंशनल, ठीक है। तो ए और बी का कुछ वैल्यू है, ए और बी का आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ए और बी का वैल्यू, है ना। तो जैसे माइल्ड स्टील है तो उसका 3290 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और 1/P आपका 7500 होता है। इसी तरह से आप देखोगे रॉट आयरन है, कास्ट आयरन है, टिम्बर है, ठीक है। तो टिम्बर का आपका 352 होता है, सबसे कम वैल्यू होता है, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ की बात है, ए इक्वल टू सिग्मा वाई लिखा हुआ है, तो ये कम होता है। कास्ट आयरन का 5630, रॉट आयरन का 2500, ओके। माइल्ड स्टील का 3290। मान लो कि आपको स्टील का दिया नहीं है तो 3200 ले सकते हो, क्योंकि 3200 जनरली आपको बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, 3200 आपको मिलेगा, है ना। जो नीचे का जो पार्ट होता है वो सॉरी सिग्मा वाई का जो वैल्यू है वो आपको 3200 लिखा रहेगा, है ना। कुछ क्वेश्चन है उसको देख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन बुक में है, काजिम वाले बुक में एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वैलिडिटी चेक करना है, तो वहाँ पे सिग्मा वाई का वैल्यू समझ में नहीं आएगा। तो स्टील है तो आप 3290 ले सकते हो स्टील में, और फिर आपको चेक कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो 1/B और ए का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, लेक्चर नंबर आई होप 50 लेक्चर नंबर होंगे। एक लेक्चर और चाहिए इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए, एक दो टॉपिक और बच जाएंगे, तो आई होप आप लोग खुद से कर लोगे, है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। अगर दिसंबर में पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा दूँगी दिसंबर में, है ना। बट नवंबर में तो जितना लेक्चर है वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 2 लेक्चर है, और मैं तब भी मतलब 4-5 लेक्चर खींच रही हूँ टाइम टेबल से ज़्यादा, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।